हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलो, तो आज हम थर्ड लेक्चर लेने वाले हैं एटम के ऊपर। तो एटम के अंदर जो थर्ड लेक्चर है ना, यहाँ से हमारा मेन बॉर्स मॉडल स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने क्या देखा? रुदरफोर्ड मॉडल। फिर हमने स्पेक्ट्रम देखे, स्पेक्ट्रम में भी स्पेक्ट्रम सीरीज देखी। फिर हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज की इक्वेशन देखी। तो नाउ अभी हम देखने वाले बॉर ने जो मॉडल दिखाया था। बॉर ने कुछ और नहीं किया था, उसने रुदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, रुदरफोर्ड की मॉडल, उसी के अंदर कुछ चेंजेस या फिर उसी के अंदर कुछ हाइपोथेसिस बताई थी, जिससे रुदरफोर्ड के मॉडल में जो जो भी चीज़ें बाकी रह रही थी, जो जो भी क्वेरी आ रही थी, उसे उसने सॉल्व कर दिया था। तो कैसे स्टार्ट होता है देखो। तो रुदरफोर्ड ने क्या बताया था कि उसके मॉडल के अंदर, ध्यान से देना, ध्यान से सुनना हाँ मेरी बात। तो रुदरफोर्ड ने ये बताया था कि उसके मॉडल के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है वो सन जैसा है, और जैसे जैसे प्लेनेट अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते। ये उसने बताया था। यानी कि रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम जैसा अपना ऑर्बिट दिखाया था। रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम जैसा बताया था। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि उसका जो न्यूक्लियर एटम मॉडल है वो सोलर सिस्टम जैसा है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हो रही थी? तो सबसे पहली प्रॉब्लम, कि ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, ये याद रखना कि रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, या फिर स्टेबिलिटी प्रूफ नहीं कर पाया था। कैसे? तो सोचो, अगर मान के चलो कि ये न्यूक्लियस है और ये मेरा ये जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, देन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। हमने ये पढ़ा था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटिंग, या फिर सर्कुलर मोशन या किसी भी मोशन में, अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है, तब उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो यही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, देन उसके पास सर्कुलर मोशन है, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करने चाहिए। एंड इफ ही जनरेट दी वेव्स फ्रॉम दी, वो मोशन के दौरान अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहा है, देन उसके पास खुद की एनर्जी कम होती जाएगी, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जनरेट करने में, फोटोन जनरेट करने में कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी यूज कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी कम होती जाएगी। एंड इफ ही लॉस्ट हिज एनर्जी ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो फिर उसके पास अगर एनर्जी कम हो रही है, तो प्रोटॉन के पास तो अपनी खुद की एनर्जी टोटल है ही है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो सर्कुलर मोशन में अब ये जो कूलम्ब्स एट्रैक्टिव पुल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी खो रहा है। अब धीरे 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 स्पाइरल मोशन होते होते उसे सेंटर पे आ जाना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहा है, तो फिर सर्कुलर मोशन में अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा और धीरे धीरे करके सेंटर में आ जाएगा एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। यानी कैसे होगा पता है? आपकी बुक में फिगर भी है, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो कि ये हमारा न्यूक्लियस का सेंटर है, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अभी मूव कर रहा है। ओके, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अभी मूव कर रहा है। देन अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा होता सर्कुलर मोशन में, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रिंसिपल ही यह है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर इन मोशन, दे आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, ये हमने 8 नंबर के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहा होता, तो अपनी एनर्जी लॉस करते जाता और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होते रहता, तो धीरे धीरे स्पाइरल में घूमते 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 वो सेंटर में आ जाता। सेंटर में आ जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाना चाहिए, बाहर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हो रहा है? तो ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर कोई भी एटम स्टेबल नहीं रहना चाहिए। बट एटम जो स्टेबल है, अगर मैं ये पेन को पकड़ के चलूँ तो पेन के अंदर जितने भी एटम है अभी स्टेबल है। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्टेबल नहीं होता, तो कोई भी मटेरियल स्टेबल नहीं होता, सब कुछ खलासी हो जाता। क्लियर हो रहा है? बट यहाँ पे तो हर एक एटम स्टेबल है। तो ये जो रुदरफोर्ड ने मॉडल बताया सोलर वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, देन वो अपनी स्टेबिलिटी प्रूव नहीं कर पाया था। यानी कि ये ऑर्बिट में घूमने के बाद भी एटम स्टेबल कैसे है वो अपनी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को प्रूव नहीं कर पाया था।
तो याद रखना, अगर एमसीक्यू में आ जाए ये क्वेश्चन तो ध्यान से, स्टेबिलिटी नहीं प्रूव कर पाया था रदरफोर्ड मॉडल। फिर क्या हुआ कि बोहर ने रदरफोर्ड के ही लैब में जाके उसके सारे एक्सपेरिमेंट है उसे ऑब्जर्व करे, फिर उसने कुछ हाइपोथेसिस दी जिससे, वैसे तो हमें पता है ना कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऑर्बिट में, हमें पता है अगर यही हो रहा है तो फिर कैसे ये हो रहा है, उसके पीछे की हाइपोथेसिस क्या है वो बोहर ने बताई थी, इसीलिए उसे बोहर मॉडल कहते हैं। बोहर मॉडल रदरफोर्ड का ही मॉडल है, उसके अंदर कुछ हाइपोथेसिस बता के उसने कुछ ना कुछ चेंजेस बताए थे कि कैसे स्टेबिलिटी है। ओके, तो अब उसकी बात करने वाले हैं हम लोग, एक एक करके बोहर की सारी हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट हाइपोथेसिस की बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस में उसने ये बताया, मैं यहाँ पे HY लिखूंगा, समझ जाना मैं हाइपोथेसिस लिख रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट जो उसने फर्स्ट हाइपोथेसिस बताई ना, उसमें उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन स्टेबल orbit where they can't emit, जनरेट से भी ज़्यादा अच्छा वर्ड है emit, EM लिख रहा हूँ तो समझ जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EM रेडिएशन। ओके, क्या था, मैं फिर से पढ़ने वाला हूँ। देखो आज पावर नहीं है, पावर चला गया यहाँ पे, इसलिए पीछे थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, बट आप मैं यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे फोकस रखना, तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थोड़ा डार्क दिख रहा है मुझे पता है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है, कैन मूविंग इन द स्टेबल ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ स्टेबल ऑर्बिट होगी उसी के अंदर मूव करेगा, वेयर वेयर दे कांट एमिट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान से सुनो, उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सर्कल में ही मूव कर रहा है, बट वो ऑर्बिट ऐसी होगी जहां पे उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि वो ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट है। क्लियर हो रहा है आपको? तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन ओनली अ स्टेबल ऑर्बिट। ओके, वो स्टेबल ऑर्बिट क्यों है उसके बारे में भी उसने बताया, रीजन के बिना तो कुछ होता नहीं। तो उसने ये बताया कि एटम हैज सम परफेक्टली स्पेसिफिक पोजीशन इन होल द क्रिस्टल। मान के चलो कि अगर ये कोई क्रिस्टल है तो क्रिस्टल के अंदर एटम की पोजीशन फिक्स होगी कि ये एटम यहाँ पे, ये एटम यहाँ पे है, तो यानी कि एटम जो जहाँ पे है वहाँ पे उसके पास कुछ ना कुछ स्टेबल एनर्जी होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि ये एटम यहाँ से चला जाके यहाँ पे आ जाए तो उसके अंदर यहाँ पे जितनी एनर्जी थी वो वहाँ पे भी उतनी ही एनर्जी से स्टेबल हो पाए। समझो, ऐसे समझो कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, और आप कोई ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप स्टेबल नहीं रह पाओगे। या फिर आपके पास बहुत कम पैसा है, बहुत ज़्यादा से बहुत कम पैसे से बहुत अच्छे समझो कि आपके पास बहुत कम पैसा है और आप कोई ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो फिर क्या होगा, आप यहाँ पे स्टेबल थे, आपके पास जो मनी है उससे यहाँ पे आप स्टेबल थे, बट जैसे ही कोई हाई रैंक पे चले जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप स्टेबल नहीं रह पाओगे उतनी ही एनर्जी से। यानी कि पूरी की पूरी क्रिस्टल के अंदर हर एक एटम जो है उसके पास कुछ ना कुछ स्टेबल एनर्जी होगी अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर एटम, पूरे एटम के पास स्टेबल एनर्जी है तो उसके अंदर मूव होने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन जो भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है वहाँ पे उसके पास स्टेबल एनर्जी होगी, यानी कि वो ऑर्बिट है जो वो स्टेबल ऑर्बिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दी स्टेबल ऑर्बिट जहाँ पे वो कुछ भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं निकालेगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन दी ऑर्बिट जहाँ पे उसकी एनर्जी स्टेबल है, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जो एटम, जिस एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है उस एटम के पास खुद के पास भी कुछ ना कुछ स्टेबल एनर्जी ही है। अगर वो अपनी पोजीशन छोड़ देगा तो उसकी एनर्जी भी कहीं और पे स्टेबल नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो? तो हर एक मटेरियल के अंदर या फिर क्रिस्टल के अंदर, मेटल एलॉय कुछ भी बोल लो, हर एक एटम के पास
कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग स्टेबल एनर्जी होगी। उस वजह से वो एनर्जी ना ही इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी विदाउट एनी एक्सटर्नल चेंजेस। बाहर से कोई चेंज नहीं करोगे तो वो अपनी एनर्जी कभी भी इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा। इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव होने के बाद भी उस एटम के पास ही कुछ स्टेबल एनर्जी है, तो वो अपनी एनर्जी में ना ही इंक्रीज डिक्रीज करे, तो इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल ऑर्बिट में घूमते रहेगा जहाँ पे वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट ना करे। क्लियर हो रहा है? ये फर्स्ट हाइपोथेसिस थी। सेकंड हाइपोथेसिस के बारे में लिखने वाला हूँ। चलो सेकंड हाइपोथेसिस, इसे कोई और कलर से लिखते हैं। तो उसने ये बताया कि ये जो स्टेबल ऑर्बिट है ना, स्टेबल ऑर्बिट, उसके अंदर उसकी एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जो ये स्टेबल ऑर्बिट है जिसमें वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, लीनियर मोशन में मूव कर रहा होता तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है। एक्चुअली में सर्कुलर मोशन के साथ रोटेशन को कोई लेना देना नहीं है। रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन टू डिफरेंट थिंग्स आर। देखो ध्यान से देखो, मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे इस तरीके से मूव करवा रहा हूँ तो ये रोटेटिंग मोशन, बट अगर मैं इस तरीके से मूव करवा रहा हूँ तो ये सर्कुलर मोशन है। वो खुद की किसी एक्सिस के ऊपर हो रहा है तो वो रोटेटिंग मोशन है, बट किसी पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी मूव कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन है। तो ड्यूरिंग दी सर्कुलर मोशन उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो पता है ना, टर्न होते होते जाता है। वो आपने बहुत सारे क्वांटम नंबर में फिजिक्स में भी और 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम, फिर ये एंगुलर वाला एल क्वांटम, एम क्वांटम, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब मूव करा है तब उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, उसकी बात करने वाला हूँ। तो सेकेंड हाइपोथेसिस ये है, चेंज हो गई पेन। सेकेंड हाइपोथेसिस ये है कि एल डायरेक्ट लिखो, नहीं डायरेक्ट नहीं, वर्ड में लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द मोशन इन स्टेबल, ये टी नहीं है, स्टेबल ऑर्बिट इज मल्टीप्लिकेशन मैंने कैमरा को आज बहुत ऊपर लगाया इसलिए मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ h/2π। ये जो वर्ड में लिखा है नहीं भी समझ में आए ना, टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं जो इक्वेशन लिखने वाला हूँ उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो इस तरीके की इक्वेशन है, L इज इक्वल टू एन h/2π वेयर n इज इंटीजर, our number 1 2 3 4 5 6, okay, n is equal to 1 2 3 4 5 6 up to डैश डैश डैश। तो ध्यान से देखो यहाँ पे उसने क्या बताया, ये देखो NH/2π, इसे ध्यान से देखो। और ये जो L है वो अपना एंगुलर मोमेंटम है, तो जो वो स्टेबल ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, वहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π के कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन नंबर में होगा। यानी कि ये कह सकते हो कि यहाँ पे बोहर ने इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए उनके एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन बताया। जैसे अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूँ, टोटल चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है, यही है Q इज इक्वल टू यानी कि टोटल चार्ज ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज E के मल्टीप्लिकेशन में कोई ना कोई नंबर होगा, उसी से टोटल चार्ज मिलेगा। उसी तरीके से टोटल एंगुलर मोमेंटम L इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ h/2π। किसी इंटीजर नंबर n 1 2 3 4 5 से किसी से भी मल्टीप्लाई करो, बट वो होगा h/2π के किसी ना किसी मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे उसने जो स्टेबल ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, उसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए ना, वो भी बताया। वाई, वैसे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्यों आया, ये क्वेश्चन होगा ना। तो एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी के बहुत सारी इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड सर्कुलर मोशन के बहुत सारी इक्वेशन को मिला के उसकी एनर्जी सब कुछ फाइंड हो सकता है। और आज हम वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे इसी वीडियो में देखने वाले। तो याद रखना, ये जो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन है ना, बहुत हेल्पफुल होने वाला अभी हमें उसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए। हम हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी फाइंड करेंगे, ओके। और ये सारी जो भी डिस्कशन चल रहे हैं अभी हाइड्रोजन एटम के लिए, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट एटम इन ऑल द स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि उसके पास एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो पता है ना। नाउ
अगर हमें एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन मिल गई एल इज इक्वल टू एन एच अपन टू पाई, इस ये जो एच अपन टू पाई है ना उसे एच क्रॉस भी कहते हैं। एच क्रॉस क्यों कहते हैं उसे, है ना, स्मॉल प्लैंक रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट ऐसा नेम है। एच अपन टू पाई को रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट भी कहते हैं। एच तो पता है ना प्लैंक कांस्टेंट है, तो एच अपन टू पाई को रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिससे एच क्रॉस से डिनोट करते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, जिससे एच क्रॉस इस तरीके से लिखते हैं, एच क्रॉस, इसे क्या कहते हैं, रिड्यूस। इसकी जरूरत नहीं है बट रिड्यूस, आर ई डी रेट लिखा हुआ, आप समझ जाना रिड्यूस के बारे में। ओके, अब वो बात करते हैं हम थर्ड हाइपोथेसिस की। चलो तो फिर ध्यान देना, ये क्या हो गया, ओके चलो। तो थर्ड हाइपोथेसिस यहाँ पे देखना, मैं थर्ड हाइपोथेसिस लिखने वाला हूँ। तो अगर ध्यान से सुनना मेरा भाई, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल ऑर्बिट में ही मूव कर रहा है तो फिर उसके अंदर से अगर मुझे फोटोन जनरेट करने हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है, बाहर निकालना है, या फिर ये जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है, हमने क्या बताया कि हर एक एटम के पास खुद का कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम के लिए तो हमें चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी तरीके के, वो बाहर आने चाहिए तभी उसका स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो वो सब कैसे होता है वो भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना उसे। तो उसके लिए उसने थर्ड हाइपोथेसिस निकाली। उसने ये बताया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनी हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, लिखते पहले लिख लेते, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनी HIG हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना इसलिए थोड़ा ये हो रहा है ना, आप अटेंशन देना। हाई एनर्जी टू लो, व्हेन ही डू दिस, ही तो नहीं कह सकते, व्हेन, अगर ये देखो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो हाइपोथेसिस है ना वो एग्जैक्टली लिखी नहीं है, मैं अपनी तरीके से जो मुझे एक्सप्लेन हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, इट प्रोड्यूस से भी अच्छा वर्ड है, एमिट फोटॉन्स फ्रॉम इट। तो यहाँ पे क्या बताया, अभी ये हाफ है, इसके अंदर एक और सेंटेंस ऐड होने वाला है, बट इतना पहले समझ लो। उसने क्या बताया, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, देखो ध्यान से, मूव्स फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, इट एमिट्स द फोटोन, वो फोटोन को एमिट करेगा। यानी कि कोई एक हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ फोटोन एमिट करेगा। आप हायर स्टडी में कभी अगर लेज़र के बारे में पढ़ोगे ना, लेज़र, तो लेज़र में आप अच्छे से समझोगे कि कैसे एमिशन हो रहा है, क्योंकि लेज़र का फुल फॉर्म भी यही है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, इस तरीके का फॉर्म है लेज़र का फुल फॉर्म। यानी कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन हो रहा है ना, उस वजह से हम लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एमिशन के अंदर आप डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे हाई एनर्जी ऑर्बिट से जब लो एनर्जी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो कैसे उसके अंदर से फोटोन निकलता है, उससे फोटोन को मैग्नीफाई करके लेज़र क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में। तो वहाँ पे भी यही बोहर का प्रिंसिपल ही अप्लाई हो रहा है। तो ध्यान से सुनो मेरे वर्ड को, जब इलेक्ट्रॉन कोई हाई स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट, हाई एनर्जी ऑर्बिट यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल है बट वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, वैसी कोई ऑर्बिट है, वहाँ से जब वो लो एनर्जी की स्टेबल ऑर्बिट में आता है, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, अगर वो कम पैसे में आ गया तो उसके पास जितनी एक्स्ट्रा पैसा है वो उसे देना होगा बाहर, तभी वो लो एनर्जी में जा सकता है। क्लियर हो रहा है, क्योंकि स्टेबल होना चाहिए। क्या बताया हमने कि एटम के अंदर टोटल एनर्जी स्टेबल होनी चाहिए, हमने यही बताया, एटम की टोटल एनर्जी स्टेबल होनी चाहिए। तो जब कोई हाई एनर्जी ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि वहाँ पे स्टेबल है, वहाँ पे उसके पास ज़्यादा एनर्जी है बट वहाँ पे उस ऑर्बिट में वो स्टेबल एनर्जी है, उसमें से अगर किसी लो एनर्जी ऑर्बिट जहाँ पे एनर्जी लो में स्टेबल है वहाँ पे वो आ रहा है, तो उसके पास जितनी भी ज़्यादा एनर्जी होगी ना, उतनी एनर्जी का वो फोटोन बाहर निकालेगा। क्लियर हो रहा है। और मैंने दूसरा सेंटेंस भी बता दिया इसमें, क्या एनर्जी के बारे में, कितनी एनर्जी होगी उसके बारे में, उसके पास कितनी एनर्जी होगी, उस हाई से लो के बीच में जितना भी डिफरेंस है उतनी एनर्जी वो बाहर निकालेगा फोटोन के फॉर्म में। क्लियर हो रहा है। तो यही है थर्ड हाइपोथेसिस, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो फोटोन बाहर निकल रहा है कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम क्रिएट करेगा। क्लियर हो रहा है। तो
यहाँ पे है थर्ड, फिर से मैं पढ़ने वाला हूँ। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम द हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट इट्स एमिट photons from it. The energy of photon, अब ध्यान से देखना, the energy of photons is the energy difference between two energy, between initial and final energy, ऐसा होना चाहिए, टू एनर्जी से भी अच्छा वर्ड, between initial and final energy। देखो यहाँ पे मैं आपके साथ एक कन्फेशन करना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस वाइज नहीं है या फिर अच्छी डेफिनेशन नहीं है, अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन बुक वाली पूरी की पूरी अच्छे से लिखते हैं, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो वो नहीं रिमेंबर कर पाते। तो याद रखो, अभी आप जो भी बोर्ड में भी लिखोगे, अभी जो लिख रहे हो उसी के लिए नहीं, बोर्ड में भी जो भी लिख रहे हो, अगर वो आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप अपनी तरीके से लिख रहे हो, कभी भी कोई भी आपका मार्क्स माइनस नहीं होने वाला। समझो इस चीज़ को। यहाँ पे जो भी मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, जो कंसेप्ट मुझे रियलाइज हुए, मुझे जो फील हो गए, वही तरीके से मेरी डेफिनेशन आ रही है। मेरी डेफिनेशन कभी भी बुक के साथ मैच करके देखना नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं रिमेंबर करने की कोशिश नहीं करता, मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर मैं वो रिमेंबर करने जाऊँगा तो आपको कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, वो भूल जाऊँगा। लिखने में मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा, वो क्या क्या रिमेंबर हुआ था वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, और मैं लिखूँगा किसी और तरीके से, एक्सप्लेन किसी और तरीके से करूँगा। तो क्या होगा, मेरी राइटिंग और मेरे स्पीकिंग या फिर एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस आ जाएगा, और वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आपको भी वही करना है। जो आपको समझ में आया है उसी को बाहर एक्सप्रेस करना है, उससे परफॉर्मेंस भी कहते हैं। अगर कल्चरल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बताऊं, डांस में या फिर पेंटिंग में या फिर जो भी कुछ, तो वहाँ पे आपकी स्किल क्या है, जो आपको जो समझ में आया, जिसकी आपने प्रैक्टिस करी है, वो बाहर निकालो, उसे परफॉर्मेंस कहते हैं। तो सेम वे में हमारा परफॉर्मेंस होता है एग्जाम में आप कितना अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हो, उससे ही आपका परफॉर्मेंस कहते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होगा वो डिपेंड रहेगा आपकी प्रैक्टिस एंड क्लियरिंग, आपने कितना अच्छे से क्लियर किया। डांस के अंदर प्रैक्टिस चाहिए हैंड और बॉडी की मूवमेंट की, तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए कंसेप्ट को क्लियर करने की, ब्रेन यूज करने की। वो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो बुक में लिखा है वही वर्ड लिखो। समझ में आ रहा है? आपको जो अंदर से समझ में आ गया उससे एक्सप्रेस करो ना, किसी भी वे में एक्सप्रेस करो। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखो, आप कहीं से भी कोई जो लास्ट वर्ड लिखा वो पहले लिख दो, पहला वर्ड लास्ट में लिख दो। अगर आपको जो समझ में आया वो अच्छे से लिखा हुआ है, ग्रामेटिकली लिखा हुआ है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट किया हुआ है, तो कोई आपका मार्क्स कट नहीं करने वाला है। किसी में हिम्मत ही नहीं होगी कि आपने राइट लिखा और मार्क्स कट कर ले। समझ रहे हो? आप गलत लिख देते हो, अच्छा चीज लिखने की कोशिश में गलत लिख देते हो, उसी वजह से आपके मार्क्स माइनस हो जाते हैं। समझो इस चीज को। ओके, चलो, तो हमने ये जो थर्ड हाइपोथेसिस पढ़ी है ना, उसके अंदर भी इक्वेशन आने वाली है। तो थोड़ा सा ये जो सेकंड पार्ट है उसका वो अच्छे से देखते हैं। क्या है सेकंड पार्ट? फोटॉन्स, द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स। ये जो फोटोन एमिट हुआ था हाई एनर्जी ऑर्बिट में से लो एनर्जी में आने की वजह से जो फोटोन एमिट हुआ था, उसकी एनर्जी जो है इज द एनर्जी डिफरेंस। वो कितनी है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी। देखो, अब मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ। चलो मुझे बताओ, फोटोन की एनर्जी को किस इक्वेशन से हम इस तरीके से करता हूँ तो पीछे देखो कलर थोड़ा वाइट कलर आता है। देखो, फिर थोड़ी देर के लिए ग्लो आता है। देखो, आपको दिख रहा है ग्लो आ रहा है पीछे? चलो, होता रहता है, अटेंशन देना यहाँ पे। ओके, तो देखो कि फोटोन के पास जो भी एनर्जी होती है हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं? ये जो अभी ये जो हुआ ना, अभी ये जो हुआ, ये बीच बीच में मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने की आदत है। अभी ये जो हुआ ना, अभी मैं ये कर रहा था, तो हम इक्वेशन लिखने वाले थे। मैं आपको पूछने वाला था कि फोटोन की एनर्जी की इक्वेशन कौन सी फॉर्म में लिखते, और उसी टाइम पे मैं ये करने लग गया। तो क्या हो रहा था, जैसे ही इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, तो हम जो कर रहे होते हैं ना उसमें से टोटली ब्लैंक हो जाते हैं।
पता है कुछ कभी कभी होता है, हमने जो पढ़ा होता है टोटली ब्लैंक हो जा रहा है, ब्लैंक हो जाता है, फिर रिमेंबर नहीं आता, क्वेश्चन का आंसर ही रिमेंबर नहीं होता है, या फिर आप फिर से कैचअप ही नहीं कर पाते कि क्या लिखने वाले थे, क्या क्या हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें कब होती है पता है, जब आपने सारी चीज़ें रिमेंबर करके रखी है तब होती है। अभी मैंने कुछ भी, मैंने बताया मैंने रिमेंबर करके नहीं रखा था, तो उस वजह से क्या हुआ, मुझे भी ब्लैंक हो गया था, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे ब्लैंक हो गया था कि मुझे क्या बोलना है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे फिर से क्या बोलना है देख रहा था ना, तो मुझे याद गया इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी, देखो ये मुझे दिख गया इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी, तो मुझे तुरंत रिमेंबर हो गया कि मुझे इक्वेशन लिखनी है। तो ये कहाँ से होता है, अगर आपने रिमेंबर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है बल्कि कंसेप्ट क्लियर करने में। ये जो दो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बतानी आपको, अभी नहीं, चलो। तो अभी एक चीज़ याद रखो, कंसेप्ट क्लियर रखो, रिमेंबर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। मेरे सब्जेक्ट में तो नहीं है पर्टिकुलरली, मेरा सब्जेक्ट वैसे भी बहुत हार्ड है, रिमेंबर करने जाओगे तो और ज़्यादा टेंशन पालोगे। इससे अच्छा है कि थोड़ा कम आता है आपको, थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, बट वो मार्क्स आपकी ब्रेन रीजनिंग की वजह से, इंटेलिजेंस यूज करने की वजह से, ना कि रिमेंबरिंग की वजह से आ रहे हैं। मुझे एमक्यू नहीं चाहिए आपका, मुझे आईक्यू आपका चाहिए अच्छा। ओके चलो नाउ, तो फोटोन की एनर्जी की इक्वेशन ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एच म्यू, हमें पता है। तो फोटोन की एनर्जी को अगर मैं एच म्यू से डिनोट करता हूं, तो यहाँ पे जो फोटोन एमिट हो रहा है, हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स is the energy difference between initial and the final energy of the orbit। तो देखो यहाँ पे एच म्यू इज इक्वल टू, मैं ये लिखने वाला हूँ ई आई माइनस ई एफ। तो ये इक्वेशन हमारी थर्ड हाइपोथेसिस की इक्वेशन है, अरे सॉरी, ये जो इक्वेशन है वो हमारी थर्ड हाइपोथेसिस की इक्वेशन है, एच म्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। क्लियर हो रहा है आपको। अब हमें इक्वेशन जो चाहिए थे वो मिल गई। नाउ अब क्या करने वाले पता है, हम हाइड्रोजन एटम के लिए हर एक क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जनरल इक्वेशन, एनर्जी की इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। ओके, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, या फिर किसी भी एनर्जी की इक्वेशन मुझे डिराइव करनी है, एनर्जी की इक्वेशन ई की इक्वेशन में लाने वाला हूँ। अब एनर्जी की इक्वेशन, वैसे तो हमने ऑर्बिट के अंदर एनर्जी की इक्वेशन दिख के रखी थी। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर रिमेंबर है, या फिर प्रीवियस लेक्चर का कुछ भी थोड़ा सा भी याद है जो हमने देखा था, तो ई की इक्वेशन इस तरीके से थी, ई इज इक्वल टू माइनस 8, और 8 ऊपर नहीं है सॉरी, ई स्क्वेयर अपन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये इक्वेशन हमने देखी हुई थी। तो अभी हमें क्या चाहिए, अगर एनर्जी चाहिए तो इक्वेशन हमें चाहिए रेडियस आर। अगर रेडियस आर मिल जाती है तो एनर्जी मिल जाती है। नाउ हमारे पास आर, ऑर्बिट की रेडियस आर की इक्वेशन वैसे थी आगे नहीं, हमारे पास है ना रिलेशन थी, वेलोसिटी एंड रेडियस के बीच में रिलेशन थी। रिमेंबर करो कैसे कैसे, अगर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ध्यान से देखो, मैं कुछ अच्छे से फिर से रिमेंबर करने की कोशिश करें। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, देन वहां पे उससे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स। तो उसके लिए हमने इस तरीके से लिखा था, कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वो है एम वी स्क्वायर अपन आर। ओ यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखो, एक एक आर को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, एक एक आर को हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगर मैं आर को यहाँ पे ले आऊँ ऊपर, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन डिराइव होगी, देखो यहाँ पे इक्वेशन जो डिराइव हो रही है, आर इज इक्वल टू, कोई और कलर से लिखते हैं, देखते रहना, मैं इस आर को ऊपर ले रहा हूँ एंड एम वी स्क्वायर को नीचे ला रहा हूँ। देन माई आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी स्क्वायर। ये हो गई मेरी इक्वेशन। नाउ इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ये जो वेलोसिटी है वो भी हमें अभी नहीं पता है, इस वजह से इस इक्वेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब क्या करने वाले, हमें इस वेलोसिटी को निकालना है और उसकी जगह पे कुछ भी करके ऐसा कोई नंबर लाना है कि जो हमें पता हो उस तरीके का। तो उसलिए हम अब, जो मैंने आगे बताया कि एंगुलर मोमेंटम हमें मिल जाता है, बोहर की हाइपोथेसिस सेकंड हाइपोथेसिस वाली, उसमें से ये वेलोसिटी यूज करने वाला है। देखते रहना, देखो यहाँ पे देखो, हमारे पास इक्वेशन है बोहर की सेकंड हाइपोथेसिस का इक्वेशन, ये रहा L इज इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई, उससे भी यूज करने वाला हूँ नीचे सेकंड हाइपोथेसिस वाले इक्वेशन। वो क्या था कि एनर्जी कितनी होती है ऑर्बिट में घूमते वक्त, और सॉरी उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एन एच अपन 2 पाई।
नाउ एंगुलर मोमेंटम की जगह पे अगर मुझे लीनियर में लिखना है तो एम वी आर लिख सकता हूँ, या फिर आर क्रॉस एम वी, और मुझे पता है रेडियस और वेलोसिटी, सर्कल में घूम रहा हूँ। पेन कहाँ गई? देखो ये मेरा सेंटर पॉइंट और ये मेरी रेडियस, ये मेरी रेडियस, और अगर मैं सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हूँ तो किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी एंड मेरी रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री ही होगा। तो एल की जगह पे लिखना होता है आर क्रॉस एम वी, बट क्रॉस निकालोगे तो साइन 90 एंड साइन थीटा एंड साइन तो 90 डिग्री ही है। इस वजह से मैं यहाँ पे एल की जगह पे डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ एम वी आर। क्लियर हो गया? आर क्रॉस एम वी, आर एम वी लिखो या फिर एम वी आर लिखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एन एच अपन 2 पाई। अब देखते रहना, मैं आर की इक्वेशन डिराइव करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे एम वी स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास एम वी है। इफ आई यूज एम वी, अगर मैं यहाँ पे जो एम वी स्क्वायर है उसमें से पहले एम वी को पकड़ के चलूँ, एक वी रहने देते हैं अभी, पहले एम वी को देखते हैं। अगर मैं एम वी को पकड़ के चलूँ देन मुझे वेलोसिटी, ये जो आर है मुझे नीचे लेना होगा, देखते रहना। देन माई एम वी इज इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई आर। इतना तो क्लियर हो गया? एम वी इज इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखते रहना, मैं एम वी की जगह पे, एम वी स्क्वायर है, एक वी रहने देने वाला हूँ, एम वी की जगह पे एन एच अपन 2 पाई आर लिखने वाला हूँ। देन आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0, एम वी की जगह पे एन एच अपन, ये मिक्स नहीं होना चाहिए, 2 पाई 2 पाई आर, और एक वेलोसिटी अभी और बाकी है, देखते रहना। ओके, क्लियर हो रहा है ना आपको? नाउ 100% है स्मॉल। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गई, आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एन एच अपन 2 पाई आर। अब ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि 2 पाई आर ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं इस 2 पाई आर को यहाँ से इरेज करके डायरेक्ट ऊपर लिख दूँ चलेगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो इस 2 पाई आर को मैं इरेज करके डायरेक्ट नॉमिनेटर में लिखने वाला हूँ, यहाँ पे 2 पाई आर। अगर यहाँ पे मैं 2 पाई आर लिखूंगा तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर आर मेरा कैंसिल हो जाएगा। अगर मैंने आर आर कैंसिल कर दिया तो फिर देखो यहाँ पे आर मुझे चाहिए था और आर ही नहीं रहेगा, बट मेरे पास यहाँ पे एक और वेलोसिटी है जहाँ पे मैं आर ला सकता हूँ। तो देखो अभी मैं वेलोसिटी की इक्वेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर कहीं पे आपको ऑर्बिट में घूमते वक्त तो वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी की इक्वेशन ऐसे ही मिल रही है, तो लिख देते एक बार। अगर मैं वेलोसिटी को यहाँ पे ऊपर ले जाऊँ तो वेलोसिटी की इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। देन माई वी इज इक्वल टू, ऊपर क्या क्या है, ई स्क्वायर अपन 2 पाई, स्क्वायर इंटू 2 पाई, एक एक पाई कैंसिल, पहले तो 2 भी कैंसिल, तो यहाँ पे 2 रह रहा है। या फिर एच अपन 2 पाई रहने देते हैं, अभी कुछ कैंसिल नहीं करते, अंडू कर देता हूँ। चलो मुझे एच अपन 2 पाई रहने देना है, कुछ भी कैंसिल नहीं करना है। देन माई वी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0, जैसा है वैसा का वैसा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे देखो एच अपन 2 पाई है, सॉरी 2 पाई अपन एच है, तो फिर से उसे नीचे ले आ रहा हूँ, एन एच अपन 2 पाई। क्यों रहने दे रहा हूँ? क्योंकि एन एच अपन 2 पाई एक्चुअली में है मेरा एंगुलर मोमेंटम, इसलिए यहाँ पे अभी इसे इरेज नहीं करते, इस इक्वेशन को इसी तरीके से रिमेंबर करते हैं। माई वेलोसिटी v इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एन एच अपन 2 पाई। क्यों? क्योंकि कभी कभी अगर हमें वो एंगुलर मोमेंटम देके रखा है और रेडियस कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पे लिख के भी आप फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे मास की भी जरूरत नहीं है, रेडियस की भी जरूरत नहीं है। वैसे एल और वी के बीच में रिलेशन यहाँ पे भी है हमारे पास, एल इज इक्वल टू एम वी आर, बट उसके लिए मुझे मास और रेडियस वो भी चाहिए, बट यहाँ पे वो कुछ नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ एल से वी। क्लियर हो रहा है? इसलिए इस इक्वेशन को इसी तरीके से यहाँ पे रहने देते हैं। अब मेनली हमें जो एनर्जी के लिए क्या चाहिए था, फिर से आ जाते हम जो करने वाले थे, हमें चाहिए थी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी के लिए चाहिए थी रेडियस, तो फिर से हम रेडियस पे आ जाते हैं। नाउ रेडियस के लिए हमने एम वी स्क्वायर में से एम वी निकाल के उसकी वैल्यू रख दी, तो आर आर ही कैंसिल हो गया। अब वेलोसिटी की इक्वेशन है, बट यहाँ पे राइट साइड पे देखो तो हमारे पास अब इक्वेशन है एम वी इज इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई आर। अब अगर मैं v की जगह पे फिर से m को नीचे ले जाऊं तो एन एच अपन 2 पाई एम आर लिख सकता हूं, और वहां से मैं r निकाल सकता हूं, जिससे मुझे r की इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो v की जगह पे मैं यूज करने वाला हूं एन एच अपन 2 पाई आर।
क्लियर हो रहा है? इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल, एनर्जी की इक्वेशन डिराइव हो रही है। ओके, तो पूरा अटेंशन यहाँ पे देना। होप सो कि ये वीडियो में बोर्ड पे क्रिएट कर सकता है। तो वेलोसिटी की जगह पे मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ यहाँ पे, देखते रहना। वेलोसिटी की जगह पे जो भी हो रहा है, मैं v की जगह पे यहाँ पे जो हमारे पास v है ना, ये v, उसकी जगह पे मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ NH अपन 2πmr, v लिख दिया, mr इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड पे क्या था, ई स्क्वायर अपन 4πε0, ई स्क्वायर अपन 4πε0 NH अपन 2π, ये था ना। नाउ अभी मुझे चाहिए r, तो r को मैं ऊपर ले जाऊंगा, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाएगा, और सेम वे में यहाँ पे राइट साइड पे जो नॉमिनेटर में ना ई स्क्वायर, वो डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे ये जो है ना 4π NH अपन 2π, वो नॉमिनेटर में। अब तो क्लियर हो रहा है ना, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर इज इक्वल टू के राइट लेफ्ट करते हो तो यही होता है, ये सबको बताओ। तो फाइनली वी गॉट द इक्वेशन ऑफ r, एंड इक्वेशन इज r इज इक्वल टू, देखो पहले तो यहाँ पे r ऊपर चला गया, अब राइट साइड पे क्या क्या हो रहा है देखो। तो सबसे पहले देखो, तो हमारे पास राइट साइड पे है NH अपन 2π एक बार, एंड द सेकेंड टाइम वी हैड NH अपन 2π, या फिर n को साइड पर रखते h अपन 2π, h अपन 2π को h क्रॉस भी कहते। तो देखो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ पहले उसी के बारे में, n स्क्वायर h अपन 2π स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? इतना तो क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में m है ही, देखो हमारे पास यहाँ पे जो ये m है, अब देखना NH अपन 2π यहाँ पे भी था, NH अपन 2π यहाँ पे भी था, तो n स्क्वायर अपन m, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में m है उससे साइड पे रहने दिया, n स्क्वायर अपन m, और h अपन 2π स्क्वायर, तो NH अपन 2π वाला सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो कुछ नहीं बाकी, राइट साइड का अब क्या बाकी है, ई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आने वाला है और 4πε0 ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे इक्वेशन में अब हमारे पास है 4πε0 अपन ई स्क्वायर। क्लियर? तो ये है हमारी r की इक्वेशन। ये r की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूक्लियस पढ़ोगे ना तो न्यूक्लियस में अभी इसकी वैल्यू और बढ़ने वाली है, न्यूक्लियस के अंदर रेडियस की वैल्यू और बढ़ने वाली है। ओके चलो, तो ये जो इक्वेशन है वो हमारे r की इक्वेशन है जो हमें रिमेंबर करनी है एक्चुअली में। क्लियर हो? अब मैं यहाँ पे वैसे ये इक्वेशन को अभी हमें क्या करना है, एनर्जी में रखना है ना। हम क्या देख रहे थे, एनर्जी की इक्वेशन, देखो यहाँ पे r की इक्वेशन लिखने वाले थे। अब मैं वो इक्वेशन यहाँ पे लिखने तो वाला हूँ, बट उससे पहले इसी इक्वेशन के अंदर थोड़ी बहुत और डिटेल बतानी है मुझे, आते रहता है ये तो आपको पता ही है कि इक्वेशन कभी भी डिराइव हो जाती है तो काम कंप्लीट नहीं होता है फिजिक्स के अंदर। अब इसके अंदर और डिटेल क्या पता है, इफ आई रोट n इज इक्वल टू 1, तो मुझे सबसे पहली ऑर्बिट मिलेगी, फंडामेंटल ऑर्बिट। तो उस फंडामेंटल ऑर्बिट की इक्वेशन क्या होगी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, h कांस्टेंट है हमें पता है, 2π कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है, नीचे मास, तो हम क्या बोल रहे थे, हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मास एक प्रोटॉन का मास है वो भी हमें पता है, ई स्क्वायर चार्ज है वो भी हमें पता है। अगर मैं n की वैल्यू 1 लिखता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूँ n इज इक्वल टू 1 लिख दूँ, तो फिर मुझे सारी चीजें बताया बाकी की, तो मैं रेडियस फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन की रेडियस की वैल्यू मिलने वाली है, या फिर फंडामेंटल रेडियस क्या होनी चाहिए ये मिलने वाली, या फिर इस तरीके से कहो कि ये जो n हमारा वो प्रिंसिपल क्वांटम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इफ n इज माय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमने देखा था ना हर एक ऑर्बिट के पास खुद का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलता रहे। देन अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूँ तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखता हूँ और बाकी सारे वैल्यू भी यहाँ पे रख देता हूँ, देन वी गॉट दी r इज इक्वल टू 5.96 अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली वैल्यू मुझे नहीं पता है, इंटू 10 टू -15 फर्मी होता है, मुझे पता है -15 मीटर। ओके एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट यही होता है क्योंकि फर्मी मीटर होता है। देखो मैंने फिर से बताया ना, मैं नंबर बोल गया हूँ बट लॉजिक लगा रहा हूँ, तो शायद मैं फिर से गलत हो सकता हूँ, बट ये जो रेडियस है वो मेरे फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, उससे फंडामेंटल रेडियस a0 से भी डिनोट करते हैं। ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, दिस इज a0 से भी डिनोट करते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ 5.96 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या फिर 5.96 फर्मी मीटर भी कहते हैं।
ओके, ये हमारी फंडामेंटल रेडियस है जिसके बारे में आप आगे वाले चैप्टर में और भी डिटेल में पढ़ने वाले हो। ओके, n इज इक्वल टू 1 ही रखा था एक्चुअली में। मैंने अगर n इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो 1 स्क्वायर, यहाँ पे n को देखो, यहाँ पे n को देखो, n की जगह पे अगर मैं 1 लिख दूँ तो 1 स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में 1 तो कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक्चुअली में ये सारे जो नंबर्स है ना, ये सारी जो वैल्यू थी यहाँ पे, ये जो सारी वैल्यू थी उसी को रखने के बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुआ है वही नंबर आ रहा है 5.96। तो यहाँ पे एक रिलेशन हमें मिलता है जो हम एक्चुअली में नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियस में देखने वाले हैं, बट मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। R इज इक्वल टू A0n²। देखो A0 यानी मैंने क्या बताया, ये सारी वैल्यू, क्योंकि n इज इक्वल टू तो 1 ही लिखा हुआ था, हमने लॉजिक लगाओ ना, n इज इक्वल टू 1 ही था, और 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में 1 तो कांस्टेंट है, उससे कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। तो यहाँ पे जो हमें A0 मिला है वो एक्चुअली में बाकी सारे नंबर हमने रखे हुए उसी की वैल्यू है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे रेडियस, लेफ्ट साइड पे रेडियस है, तो रेडियस की इक्वेशन रिलेशन R इज इक्वल टू A0n² हो रही है, यानी कि क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हम रेडियस कितनी होगी वो भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? या फिर एक रिलेशन मिल गया कि रेडियस और क्वांटम नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, तो R प्रोपोर्शनल टू n², यानी कि जो क्वांटम नंबर है उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग रेडियस इंक्रीज होगी। क्लियर रखो, रेडियस जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा ना, रेडियस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती रहेगी। क्लियर हो रहा है? नाउ अब हम फिर से हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। आर की वैल्यू रख के हमें फाइंड करना है एनर्जी की इक्वेशन। तो देख लो यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लो, मैं ये पूरी वैल्यू एनर्जी की इक्वेशन में लिखने वाला हूँ। क्या इक्वेशन है? n² अपन m h अपन 2π² 4πε0 अपन e²। ये वैल्यू कहाँ पे जाने वाली है? यहाँ पे एनर्जी की इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू आने वाली ना, वो नीचे लिखने वाला हूँ फिर से। यहाँ पे आर की जगह पे ये वैल्यू आने वाली है। ओके, e² अपन यहाँ पे माइनस e² अपन 4πε0, सॉरी 8πε0 था। चलो रेडियस करते हैं। E इज इक्वल टू माइनस e² अपन जो पहले था यहाँ पे वो तो लिख ही देते 8πε0। अब r² की जगह पे उसकी वैल्यू n² अपन m², तो n² नीचे, जो डिनोमिनेटर था वो नॉमिनेटर में अपन m², ओ सॉरी m² नहीं था, सिर्फ m था, n² अपन m, एंड सेकेंड पार्ट था h अपन 2π²। अब कन्वर्ट कर देते नॉमिनेटर का नॉमिनेटर, h अपन 2π² था ना, तो h² 2π² ऊपर यानी कि 4π², 2π होल स्क्वायर यानी कि 4π²। क्लियर हो रहा है ना? एंड द थर्ड वन 4πε0 अपन e² था, तो अब 4πε0 नीचे आने वाला और e² ऊपर जाने वाला है। देन e² अपन, यहाँ पे बहुत मिक्स हो रहा है, चलो मैं इसे पूरा इरेज करके एक बार फिर से, थोड़ी स्पेस बचा के लिखना था मुझे पहले ही, देखते रहना, फिर से लिखने वाला हूँ। चलो ये मैंने आज बहुत दूर रखा हुआ स्टैंड, तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही। अब देखो मैं अच्छे से लिखूँगा, E इज इक्वल टू माइनस e² अपन 8πε0, R की जगह पे फर्स्ट कंपोनेंट है n² अपन m, जो भी था मैं वही लिख रहा हूँ, बट वो नीचे से लिखना है ना R की जगह पे, इसलिए कन्वर्ट हो रहा है सारी चीज़ें। सेकेंड पार्ट था h² अपन 2π होल स्क्वायर, तो 4π², एंड थर्ड क्वाड्रेंट था 4πε0 अपन e² ऊपर ना। देखो हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो सबसे पहली चीज़ जो कैंसिल हो सकती है वो है 4 किसी और नंबर से कट कर दो, जिससे आपको पता चले कि क्या कट हो रहा है ब्लैक से। 4 कट, फिर यहाँ पे π², देखो यहाँ पे एक पाई और यहाँ पे एक पाई, π² भी कट ना। कोई और चीज़ है जो कट हो सकती है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो फिर इक्वेशन क्या हो रही है देखते हैं। देन आवर इक्वेशन, अरे पेज खत्म हो गया? नहीं है। देन आवर इक्वेशन इज E इज इक्वल टू माइनस, ऊपर क्या है e² e⁴ एंड m, देन माइनस m e⁴ अपन, मुझे पता है यही इक्वेशन है, 8πε0² h² एंड n²। देखो यहाँ पे 8n² h² और ε0² तो यहाँ पे ऊपर जो e² e⁴ एंड 1 अनदर m, देन माई E इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन आ गई, आपको रिमेंबर रखनी है इक्वेशन। E इज इक्वल टू माइनस m e⁴ अपन 8πε0 h² n²। ये इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए।
ये मेरे क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग एनर्जी की इक्वेशन है। ओके, अब अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमें सारी चीज़ें पता है, मास की वैल्यू, ई की वैल्यू, एच की वैल्यू, सारी वैल्यू अगर मैं रख दूंगा और उसे मैं जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, देखो जो भी जूल में आंसर आएगा ना वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ होगा, सॉरी 2 पॉइंट या 7 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, उससे डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो जो फाइनल आंसर आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वही लिख रहा हूँ, आप बुक में देख लेना अगर जूल में चाहिए आंसर तो। जूल में याद भी नहीं रखना क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सारी चीज़ों में हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखने वाला हूँ इक्वेशन। E इज इक्वल टू इस तरीके की इक्वेशन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन एन स्क्वायर। नाउ ये जो इक्वेशन है वो आपकी इस वाले चैप्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट टाइम इक्वेशन है। एनर्जी ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट, मैं जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एनर्जी कितनी होगी वो मुझे मिल जाएगी। और मैंने ये क्यों हाइड्रोजन एटम के लिए लिया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम सबसे बेसिक होता है, सबसे बेसिक की सारी चीज़ें बताई होती है, वो सारी चीज़ें हमने रख दी। अगर मेरे पास कोई और एटम होगा तो उसके लिए ई चेंज होगा, मास चेंज होगा, वो सब चेंज होता रहेगा। तो ये दो इक्वेशन मेनली याद रखनी है। और नीचे वाली मोस्ट टाइम भी इसलिए क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही है, तो डायरेक्टली ये इक्वेशन भी याद रख लो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन एन स्क्वायर, जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश डैश डैश, जितनी भी लेनी है उतनी। तो n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो सबसे पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी वो मिलेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो एनर्जी माइनस मिल रही है फिर से, यानी कि उसकी एनर्जी माइनस, न्यूक्लियस की एनर्जी प्लस, इसलिए उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है। क्लियर रख लो, अगर दोनों प्लस प्लस होते तो फिर से स्टेबिलिटी नहीं होती, अट्रैक्शन हो जाता, बहुत दूर, सॉरी रिपल्सन हो जाता, बहुत दूर चले जाते। क्लियर हो रहा है? नाउ इस इक्वेशन को रिमेंबर करना। आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, वो पूरा इसी इक्वेशन के ऊपर चलेगा, इसी इक्वेशन से आगे चलेगा। तो ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुई है, छोटा सा शॉर्ट रिवीजन। हमने 3 हाइपोथेसिस देखी। फर्स्ट हाइपोथेसिस में ऑर्बिट की स्टेबिलिटी के बारे में बात करी। सेकेंड हाइपोथेसिस में हमने उस ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी इक्वेशन L इज इक्वल टू NH/2π। एंड थर्ड ऑर्बिट में अगर हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आ रही है तो एनर्जी कितनी एमिट करेगी, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, उसके बारे में उस इक्वेशन के बारे में बात करी। Hν इज इक्वल टू EI माइनस EF, उसे भी मत भूल जाना, वो भी बहुत काम की इक्वेशन है। सारी चीज़ें काम की है, बीच में जो कैलकुलेशन है वही नहीं काम की है, बाकी सारी चीज़ें काम की है। ओके, और ये इजी चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। याद रखो हमने जो 9th और 10th पढ़ा उसमें कितना भी अच्छे से कर लो आपके मार्क्स लूज होगे ही होगे, बट ये जो 11th हमने देखा लास्ट प्रीवियस में ड्यूअल नेचर, फिर ये जो 12th देख रहे हैं एटम, और उसके बाद जो 13 और ये 14, वो सारे चैप्टर मार्क्स गेन करने वाले चैप्टर है। यही सारे चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स के जो इजी वन है। आगे वाले हर एक चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी, वो रिविजन करोगे तब पता चलेगा कितनी दिक्कत होगी। चलो नाउ यहाँ पे हम लेक्चर को खत्म करते हैं इस फाइनल इक्वेशन के साथ, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन एन स्क्वायर। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स भेजना मुझे, और होप सो कि मैं बीमार हो गया था टुमारो में, सॉरी यस्टरडे में थोड़ा बीमार था, उस वजह से मैं नहीं क्रिएट कर पाया था लेक्चर, तो मुझे माफ़ करना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।